बात करने वाले हैं सेक्शन डी की, जिसमें आपके 34 पहला जो पार्ट है दैट इज 34 से लेकर 36 तक है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, और ये लास्ट आपका एग्जाम का टॉपिक भी है सेक्शन डी। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद पीएच पेपर सॉल्यूशन। पीएच सॉल्यूशन दे रखा है 4, 1, 3, 7, 10 रेस्पेक्टिवली, और ये ऊपर इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। ए सॉल्यूशन का 4 है, बी का 1 है, सी का 13 है, डी का 7 और ई का 10। तो आपको सिर्फ इतना बताना है इसमें कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा स्ट्रांगली एल्कलाइन है, वीकली एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर वीकली एल्कलाइन है। तो आप देख के बता भी सकते हैं कि 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिडिक, और 7 से जो ऊपर होंगे वो बेसिक कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ सबसे कम वैल्यू है आपकी 1, जो कि बी सॉल्यूशन की है। तो स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा हो गया? बी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो 13 जो है ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, अल्कलाइन मतलब बेसिक जो है। तो सी जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा है। वीकली एसिडिक, एसिडिक वीकली कौन होगा? जिसकी 7 से कम होगी तो पता ही है, लेकिन वीक एसिड का मतलब ये होता है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसकी पीएच वैल्यू 4 के आसपास होगी, यानी 1 तो हो नहीं सकती, 1 तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए जो है राइट आंसर है। न्यूट्रल को पता है 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है पीएच की। उसके अलावा बचा वीकली अल्कलाइन, तो 10 जो है वो आएगा वीकली अल्कलाइन में, दैट इज ई। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो 13 यानी सी की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी, फिर ई, फिर डी, फिर ए और बी, इस तरह से ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। बी जो है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो इसमें सबसे ज्यादा H+ आयन होंगे, और सी जो है इसमें सबसे कम H+ आयन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट्स वो होंगे जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ NH4OH ये वीक बेस है। इससे बनके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड वो हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज किया है। ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी वो शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पूछा है हमारा बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट वो होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो। ठीक है, तो हमने यहाँ NaOH लिया स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 लिया है हमने वीक एसिड। तो इससे मिलके जो बना है सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा बेसिक हमारा सॉल्ट है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्लोर एल्कली, ये इसी का और पार्ट है 34 का ही। इसमें पूछा गया है कि सोडियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कॉस्टिक सोडा किस विधि से बनाया जाता है, और एक्स और वाई से कौन सी गैस रिलीज होती है एनोड और कैथोड से। ठीक है, और इसका रिएक्शन भी पूछा गया है। तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, नेम एंड स्टेट द प्रोसेस। तो प्रोसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी प्रोसेस है ये? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी पे आपको एक नंबर मिलना है। प्लस एक्स से कौन सी गैस निकलेगी जो कि एनोड है Cl2, और वाई से निकलेगी H2। इस पे भी आपको एक एक नंबर ही मिलना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है कि Z जो प्रोडक्ट है उसमें क्या बनेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन है वो हमें शुगर के दिखा देना, इस पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पोर्स। तो स्पोर्स एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देता है, और स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, आपको पता होगा, और जो बस्ट होते हैं उसके बाद जो फेवरेबल कंडीशन होती है वहां ये ग्रो करते हैं और न्यू इंडिविजुअल को आप ग्रो कराते हैं। कब? अच्छा, ये पूछा कि अनफेवरेबल कंडीशन के लिए होती है तब ये क्या करते हैं, तो ये अपनी वॉल को थिक कवर, इनकी वॉल जो होती है थिक होती है, कवर्ड होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल जो बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका आपको एग्जांपल भी पूछा है, तो राइजोपस इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है कि वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है उसमें मेथड को क्यों यूज करते हैं, और लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपको पता होगा जो प्लांट है जिनकी सीड नहीं प्रोड्यूस होते हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, जेनेटिकली अगर सिमिलर प्लांट चाहिए हमें, बिल्कुल सिमिलर प्लांट, तो उसके लिए भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। तो 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है हमारा स्टडी द डायग्राम। तो आपने देखा होगा ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये कई बार एग्जाम में आता भी है। इसमें पूछा गया A B C की लेवलिंग। तो मेल जर्म सेल्स हैं ये। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन भी लिखते हैं तो भी ठीक ही है।
पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, एक ट्यूब नीचे स्ट्रक्चर बनना है, और ये ओव्यूल के अंदर जो आपने ये जो एग्स है इनको हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब 20C तक पहुंचता है तो क्या बनेगा, जाइगोट बनता है, तो आपको इतना ही लिखना है, सिर्फ जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अगर, फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। इतना ही करना है आपको, इसी में आपके 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपको मिलनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ पाथ, तो कॉनकेव लेंस का हमें रे डायग्राम बनाना है, कैसे पैरेलल लाइन लाइट जाए और इसके बाद डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है जो कि डायरेक्ट लाइट आती है, तो डायरेक्ट आप जो देखा होगा जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये फर्स्ट फोकस से लाइट जाएगी, ऐसा लगेगा फर्स्ट फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। सेकंड है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और पढ़ने के बाद ये सीधी हो जाती है, तो ये जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। फिर है न्यूमेरिकल है ये, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो इसमें देखिए हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा गया है देखिए -16, माइनस जरूर लेना है यू में, ठीक है। और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस है इसलिए लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो वी की वैल्यू आती है -48 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आप m = hi/ho करेंगे या फिर v/u से निकालेंगे तो जो ho की वैल्यू आती है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हैं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसका ही और पार्ट है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे वही पैरेलल लाइट जब गिरती है तो पैरेलल लाइट गिरेगी, तो ये भी डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्ज कर दिया इसने और ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। दूसरा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, और पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन होगा और सीधी चली जाएगी, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। चलिए इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। इसका जो न्यूमेरिकल है वो है 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल, इसमें कैंडल की हाइट दे रखी है ho दे रखा है ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि कॉनकेव है ना इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेंगे, u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। v की वैल्यू निकालनी है तो वही फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये ध्यान रखिएगा कि मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस। मैंने देखा है कई बच्चे ना प्लस और माइनस में कंफ्यूज करते हैं और वहीं क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ जो v की वैल्यू आएगी दैट इज -36 सेंटीमीटर, और जब वही मैग्नीफिकेशन निकालेंगे उससे फिर आप इमेज की जो हाइट निकालेंगे दैट इज -3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 37 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, तो CH3 Br और Br भी आपको लगाना है ग्रुप Br फंक्शनल ग्रुप का, और C2H5 Br, CH3 के बाद जस्ट आता है C2H5। अगर आप कोई सी भी 2 सिमिलर होमोलॉगस सीरीज के भी लिखते हैं तब भी ठीक ही माना जाएगा, वैसे फर्स्ट पूछा है लेकिन अगर आप लिखते भी हैं तब भी नंबर मिल जाते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप पूछा है तो ये एल्डिहाइड है CHO, और ये है CO कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो सिंपल है, आप कर ही सकते हैं। दूसरा पूछा है सी पार्ट में कि व्हाट वुड ऑब्जर्व ऑन एडिंग द एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और किसमें मिलाना है ये, हमारे एल्कोहल में, ठीक है, धीरे धीरे मिलाना है। तो एल्कोहल में जब हम मिलाते हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। और इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। ये जरूर लिखना है नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। चेंजेस पूछा है क्या क्या कर होता है, ठीक है। तो जब एल्कोहल में एल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सब पार्ट है, मतलब और पार्ट है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद 443 केल्विन टेम्परेचर विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से इसको हीट करते हैं एथेनॉल को 443 केल्विन पर, तो हमारा एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है। ये रिएक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है। और ये बताना है कि कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये जनरली आते भी हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी और से रिलेटेड, जैसे अगर आपको 11th 12th या 9th 10th किसी से भी रिलेटेड वीडियो अगर आप कमेंट में लिखते हैं मुझे, तो मैं उसका वीडियो जरूर प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। चलिए
इसमें ह्यूमन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना, और किस पे एक्ट करती है वो, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। 2 ऑर्गन जिनमें स्निचर मसल्स होती है, स्पिनिचर मसल्स होती है, वो होता है स्टमक एंड एनस, ठीक है। म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा, म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, म्यूकस नहीं होगा तो HCl जो है हमारी इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है, ये लिखना है इसमें। विली आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विली जब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होंगी तो एक तो सरफेस एरिया की प्रॉब्लम आएगी, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, प्लस जो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन भी प्रभावित हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसी का और पार्ट है कि बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, तो बाइल जूस क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम जो है प्रिपेयर करता है, आपको पता होगा। दूसरा, इमल्सिफाइड फैट को, वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है इमल्सिफाइड फैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, तो कह रहा है इसमें कि को अगर मैं क्लोज कर दूं, यहाँ ये की क्लोज कर दूं तो ऑब्वियसली करंट कहाँ से पास करेगा, ए से होगा, तो ए बल्ब ग्लो करेगा, सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट ना करके इससे कर दूं तो ये सारे बल्ब ग्लो होंगे, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, BCD बल्ब ग्लो करने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, तो सिंपल पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा, करंट निकालना है, तो पावर कितनी है 11, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज हम निकालेंगे कैसे, 55 क्यों रखा है, आप कहेंगे सर वोल्टेज तो हमें आपने यहाँ पे दे रखा है 220 वोल्ट, लेकिन भाई मेरे जब वो डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 55 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना है ना हमें, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, पूरे सर्किट का थोड़ी ना निकालना है। बल्ब का कितना होगा, बल्ब का कितना वोल्ट है 55 वोल्ट, रेटिंग से निकालेंगे ना रेजिस्टेंस, तो ठीक है। तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, 11 वॉट पावर है उसकी, वोल्टेज 55, करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर, तो ईच बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू V/I, 55 यानी वोल्टेज कितना 55 और करंट कितना 0.2 जो अभी निकाला हमने, तो जो रेजिस्टेंस आएगा बल्ब का 275 ओम, 275 ओम, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो क्या कितने बल्ब है, 4 बल्ब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1100 ओम। चलिए इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब इन द सर्किट व्हेन K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड एंड द बल्ब C सडनली गेट फ्यूज्ड, तो C जब फ्यूज हो जाएगा ना तो C के साथ B, C और E सीरीज में लगे हुए हैं, तो जब C में ही करंट नहीं जाएगा तो B, C, D में भी करंट नहीं जाएगा, तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज में है, ये सीरीज में कोई चीज, सीरीज में करंट सेम रहता है, जब करंट ही नहीं मिलेगा तो बल्ब कैसे ग्लो करेंगे। क्योंकि A जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है, इसीलिए आपको बल्ब जो A है वो ग्लो करेगा, क्योंकि वो पैरेलल टू C है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और लाइक करें। थैंक यू।